हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लाइमेटोलॉजी और इसमें हमने 47 नंबर क्वेश्चन देखा था। आज हम 48 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे जिसमें हम साइक्लोन को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन से। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सर्कुलेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ध्यान रखेंगे, ट्रॉपिकल एंड बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन को बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। Extra tropical cyclonic circulation are formed along the polar front in the northern hemisphere. Extra tropical cyclonic circulation move in anti-clockwise direction in the northern hemisphere. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि एक्स्ट्रा साइक्लोनिक जो ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो होता है वो मेनली कहाँ पे होता है? पोलार फ्रंट वाले रीजन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें देखने को मिलता है कंट्रास्ट एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर लैंड एंड ओशन। ठीक है, सेकेंड है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सर्कुलेशन मूव इन एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान में होगा आपको, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज वैसे होता है। तो ये मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है फॉर्म्ड होता है कहाँ पे? पोलार फ्रंट वाले रीजन में। और यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम द साउथ एंड कोल्ड एयर जो होता है वो पोलर रीजन से आता है। वार्म एयर जो आता है वो कहाँ से आता है? ट्रॉपिकल रीजन से। ठीक है, साइक्लोन इज फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस। और साइक्लोन का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है किसका? वार्म और कोल्ड एयर मासेस का। इन द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन द सेंट्रल एयर प्रेशर इज लोअर देन दैट ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड फ्लो ऑफ सर्कुलेशन इज एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया कवर्ड बाय द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज सिग्निफिकेंटली मोर देन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। Extra tropical cyclone can only be formed over the continental surface. These cyclones move from west to east under the influence of the westerly wind. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे कभी डिफरेंस क्या पूछा जाए ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में, तो ये बहुत अच्छे टॉपिक्स, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं डिफरेंसेस है कि जो एरिया कवर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में वो कंपेरेटिवली कम होता है, लेस होता है इन कंपैरिजन टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट एरिया को कवर करता है। सेकंड जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन ओनली बी फॉर्म्ड ओवर द कॉन्टिनेंटल सरफेस। नहीं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो कॉन्टिनेंट्स और ओशनिक दोनों ही रीजन पे फॉर्म होता है, जबकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होता है वो मेनली ओशनिक रीजन में होता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि दिस साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बिल्कुल आपको पता है कि जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन होता है वहाँ पे ट्रेड विंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है बियॉन्ड ट्रॉपिक वेस्टर्लीज। ठीक है, तो वेस्टर्लीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए जो साइक्लोन्स होता है वो मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। 123 जो है ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन रेंज करता है अबाउट 1040 टू 1920 किलोमीटर तक। एवरेज डायमीटर जो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो 640 किलोमीटर होता है। इसलिए द एरिया कवर्ड बाय द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मोर देन दैट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन जो होता है, मोमेंट जो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, वेस्टर्ली विंड्स का इन्फ्लुएंस होता है इस पर। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दोनों पे फॉर्म हो सकता है, ओशन और कॉन्टिनेंट्स दोनों पे। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इनमें से कौन सा जो रीजन है वो
नेसेसरी नहीं है ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। तो पहला है सी सरफेस टेम्परेचर ओवर द 27 डिग्री सेल्सियस, ये नेसेसरी रीज़न है और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए और इसीलिए ये ट्रॉपिक्स में बनता है। सेकेंड है कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स का भी प्रेजेंस होना ज़रूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। वार्म एयर मास होगा तो फिर कन्वर्जेंस ऑफ एयर होगा, ये भी होगा। प्री एग्जिस्टिंग ऑफ लो प्रेशर नहीं, सॉरी, वार्म एयर मास का प्रेजेंस होना कोई ज़रूरी नहीं है, टेम्परेचर यहाँ पे होना ज़रूरी है। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर जोन होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, कि वार्म एयर मास का प्रेजेंस वार्म और कोल्ड एयर मास का प्रेजेंस हमें कहाँ पे ज़रूरी होता है, वो होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में। इसीलिए स्टेटमेंट जो सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जो है वो नेसेसरी नहीं है फॉर्मेशन के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो वार्म एयर मास जो होता है वो नेसेसरी नहीं होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो ओरिजिन ही होता है ट्रॉपिकल ओशंस। Okay, warm air mass is not necessary for the formation of the tropical cyclone. Condition favorable for the formation and intensification of tropical storms are large sea surface with temperature higher than the 27 degree Celsius. Presence of Coriolis force, small variation in the vertical wind, small variation होना चाहिए vertical wind में, wind speed में, pre-existing low pressure zone होना चाहिए और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर डाइवर्जेशन एवर द सी लेवल सिस्टम। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन ओरिजिनेट ओवर सी एज वेल एज लैंड सरफेस। विंड वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच हायर देन द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। Tropical cyclone can recurve beyond 20 degree north latitude and become more destructive। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होता है सी और लैंड सरफेस पे नहीं, ये हमने टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ा था कि ये वहाँ पर क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो सी सरफेस पे। इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट होता है विंड वेलोसिटी जो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का वो मच हायर होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। कन्वेक्शन करंट का यहाँ पे रोल होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बिल्कुल ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, जबकि जो फ्रंटल साइक्लोन होता है यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है वो मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लिस यानी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन रिकर्व बियॉन्ड 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ये बिकम हो जाता है, वो हो जाता है क्या, मोर डिस्ट्रैक्टिव। बिल्कुल सही बात है। 2, 3, 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट जो हमारा है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एवरेज विंड जो होता है स्पीड ट्रॉपिकल साइक्लोन तो वो 100 किलोमीटर पर आवर, आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा विंड स्पीड है। बट लेकिन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो स्पीड होता है वो बस 32 किलोमीटर पर आवर होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करता हुआ ईस्ट टू वेस्ट से आफ्टर देयर ओरिजिन और 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ये कंटिन्यूस अगर सप्लाई होता रहा मॉइस्चर का तो ये फर्दर स्ट्रेंथन हो जाता है। इसमें मॉइस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक। और ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होता है कहाँ पे, सी सरफेस पे। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। द आई ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एसेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। सेकेंड जो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कॉज हैवी रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इंक्रीजेस एज द मेक अ लैंडफॉल ओवर द कॉन्टिनेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कन्वर्जेंस होता है यहाँ पे, कन्वर्जेंस ऑफ विंड जो होते हैं अपलिफ्ट होते हैं,
आइज होता है यहाँ पे डाइवर्जेंस होता है, मतलब सिंकिंग ऑफ द विंड होता है। यहाँ पे एसेंट नहीं होता, सिंकिंग ऑफ द विंड होता है, ये काम जोन होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, कुमुलोनिम्बस क्लाउड कॉज हैवी रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन, बिल्कुल सही बात है कि कुमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और ये कॉज करता है हैवी रेनफॉल को। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग राइट हो जाता है। इंटेंसिटी जो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो इंक्रीज करता है एज द मेक लैंडफॉल ओवर द कॉन्टिनेंट। तो वहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है जब आता है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका राइट स्टेटमेंट कौन सा है, राइट ट्रॉपिकल साइक्लोन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो रॉन्ग है और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो राइट है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है राइट आंसर। Cumulonimbus cloud are associated with extreme weather in the tropical cyclone और हैवी रेनफॉल को वो डाउनपोर करता है, हैवी रेनफॉल होता है। और इसका जो आई होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो काम रीजन होता है, काम रीजन का सबसाइडिंग ऑफ एयर होता है, यानी सिंकिंग ऑफ एयर होता है। ठीक है, 53rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 53rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें करेक्ट कोड यहाँ पे चूज करना है, यानी यहाँ पे जो साइक्लोन का दिया हुआ है नेमिंग दिया हुआ है डिफरेंट रीजन में, कि डिफरेंट रीजन में साइक्लोन को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो पहला है साइक्लोन, दूसरा है विली विली, हरिकेन, टाइफोन, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, अटलांटिक ओशन। तो साइक्लोन जो होता है उसको हम बोलते हैं कहाँ पे, इंडियन ओशन में। साइक्लोन हम बोलते हैं इंडियन ओशन, विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन बोलते हैं कहाँ पे, आपके साउथ चाइना सी में बोलते हैं टाइफून, हरिकेन बोलते हैं कैरिबियन सी के अराउंड यानी अटलांटिक सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन हो जाए, इज ए रैपिड रोटेटिंग स्टॉर्म होता है, कैरेक्टराइज बाय लॉन्ग प्रेशर सेंटर होता है, क्लोज लो लेवल स्ट्रांग होता है, हैवी रेन होता है इसमें, इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन कहते हैं, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है। विली विली फेमस नेमिंग होता है साइक्लोन का जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है और हैवी रेनफॉल को क्रिएट करता है। हरिकेन जो होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, अटलांटिक ओशन में और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। अटलांटिक और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलता है हरिकेन, जबकि टाइफून जो होता है नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, मोस्टली ये चाइना वाले रीजन में। ठीक है, 54th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 54th नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है अबाउट द टॉर्नेडोज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। साइक्लोन, टॉर्नेडो, टेम्परेट साइक्लोन, ये सब के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला टॉर्नेडोज जनरली अकर इन द ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन। Water sports are the tornadoes form over the sea. Tornadoes occur for a short period as compared to the cyclone. एक्चुअली जो पहला स्टेटमेंट है ना वो रॉन्ग है, क्योंकि टॉर्नेडोज का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, मेनली मिड लैटिट्यूड रीजन में होता है, मिड लैटिट्यूड वाले रीजन में होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन में नहीं होता है। वाटर स्पॉट भी है ना एक टॉर्नेडोज होता है और इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ये ओशन में होता है और सी वाले रीजन में होता है, सी सरफेस पे होता है। और कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जब वाटर स्पॉट का फॉर्मेशन होता है और तो मछलियाँ होती है, जो फिशेज जो होते हैं वो नीचे आने लगते हैं, तो ऐसे लोग मानते हैं कि गॉड का ग्रेस है और मछलियाँ ऊपर आ रही है, लेकिन वो रीज़न क्या होता है, वाटर स्पॉट। टॉर्नेडोज जो होते हैं अकर होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए साइक्लोन के कंपैरिजन में। तो 2 और 3 जो है हमारा राइट आंसर है, जबकि फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में फॉर्मेशन इसका नहीं होता है, मिड लैटिट्यूड रीजन में होता है, 22-60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रीजन। 55th नंबर क्वेश्चन अगर देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ये हमें बताना है। cumulonimbus clouds with lightning, intense updraft and rising of air, heavy precipitation, widespread area।
और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे कुमुलोनिमस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और साथ में लाइटनिंग होता है। और बिहार इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसको बोल रहे डिजास्टर नेम देने के लिए, ठीक है, डिजास्टर में इंक्लूड करने के लिए। तो बिल्कुल पहला तो बिल्कुल सही है कि कुमुलोनिमस क्लाउड जो होता है वो होता है और लाइटनिंग के साथ होती है थंडर स्टॉर्म में। इंटेंस अप ड्राफ्ट होता है, बिल्कुल यहाँ पे जो वाटर ये एयर का होता है इंटेंस अप ड्राफ्ट होता है, राइजिंग ऑफ एयर होता है। हेवी प्रेसिपिटेशन होता है, कुमुलोनिम्बस क्लाउड है तो यहाँ पे हेवी प्रेसिपिटेशन तो वाइड स्प्रेड एरिया में नहीं होता है, ये बहुत कम एरिया में होता है, लो स्प्रेड एरिया में, मतलब इसका जो स्प्रेड रीजन है वो काफ़ी कम होता है। स्टेटमेंट ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर 1 2 3 कैन बी एट्रीब्यूटेड, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 एट्रीब्यूट है किसके, थंडरस्टॉर्म के। और थंडरस्टॉर्म जो होता है वेल ग्रोन कुमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, प्रोड्यूस करता है थंडर और लाइटनिंग को। जब क्लाउड जो है एक्सटेंड होता है हाइट वेयर सब जीरो टेम्परेचर जो होता है वो प्रिवेल करता है, ठीक है, तब फॉर्मेशन होता है किसका, हेलस्टॉर्म का। किसका फॉर्मेशन होता है, हेलस्टॉर्म का। और थंडरस्टॉर्म इस कैरेक्टर जो है इंटेंस अप ड्राफ्ट होता है, इंटेंस अप ड्राफ्ट होता है इसमें, और कॉज करता है क्लाउड टू ग्रो बिगर एंड और ग्रेटर हाइट पे। प्रेसिपिटेशन होता है लेटर डाउन ड्राफ्ट ब्रिंग डाउन द, देखो पहले अप ड्राफ्ट होता है, फिर जब प्रेसिपिटेशन होने लगता है तो यहाँ पे डाउन ड्राफ्ट भी होने लगता है, फिर धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहते हैं जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द सराउंडिंग। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है कि जेट स्ट्रीम जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ अकर होता है, नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओनली सम साइक्लोन डेवलप करता है आई को, बिल्कुल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वही तो डेवलप करते हैं ना आई को। हमें फ्रंटल साइक्लोन यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में कहाँ देखने को मिलता है, आई को, तो ये बिल्कुल सही है। टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द दैट ऑफ सराउंडिंग, ये भी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, जबकि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा राइट है। आई वाला जो रीजन होता है वो कंपेरेटिवली लाइट विंड्स होता है, फेयर वेदर फाउंड होता है सेंटर में, सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन, दैट्स वाई ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई। जेट स्ट्रीम जो होता है वो कौन सा एयर होता है, एट द हाई लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड सॉरी, यानी अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में, मेनली ट्रोपोस्फोर्स के पास, ठीक है। They occur in both the hemispheres, northern and southern hemisphere. Temperature inside the eye of the cyclone is higher than that of the surrounding. 57th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 57th नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन। साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में, ये भी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है, लेकिन यहाँ पे साइक्लोन अकर नहीं होता है, क्यों। सी सरफेस टेम्परेचर, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अगर, कोरियलिस फोर्स इज टू वीक, अब्सेंस ऑफ लैंड इन दिस रीजन। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, वहाँ पे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो सी सरफेस जो टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए वो लो होता है, जबकि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, ठीक है, और साउथ अटलांटिक वाले रीजन में हमें ट्रॉपिकल ये साइक्लोन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सी सरफेस जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। बाकी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस तो होता ही है, कोरियलिस फोर्स भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, अब्सेंस ऑफ लैंड नहीं होता है। 2 3 4 तो है राइट, लेकिन फर्स्ट जो है वो, मतलब ये तीनों तो अकर होता है, लेकिन पहला जो है वो अकर
नहीं होता है। तो द मोस्ट अप्रॉक्सीमेट रीजन जो है अब्सेंस ऑफ साइक्लोन इन साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन जो होता है ट्रॉपिक मेनली लो सरफेस टेम्परेचर होता है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस होता है, बट इट रेंजेस फ्रॉम मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस इन द वार्म ट्रॉपिकल रीजन टू लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस एट हाई लैटिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन है इसमें कि जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, हमें बताना है। तो पहला है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। The amount of water vapor determines the capacity of precipitation over region. Amount of water vapor determines the rate of humidity in the region. Water vapor is added to the atmosphere by only oceanic surfaces. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो होता है एटमॉस्फेयर में वो हर जगह वेरी करता है, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे सनलाइट कितनी है, वाटर क्वांटिटी कितनी है, पेड़ पौधे कितने, इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिटरमाइन करते हैं कैपेसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर द रीजन, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा वाटर वेपर तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी कंटिन्यू होगा, लेकिन अगर वाटर वेपर कम होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिटरमाइन करता है ह्यूमिडिटी इन द रीजन, बिल्कुल ये भी सही बात है कि ह्यूमिडिटी को भी डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। लेकिन यहाँ पे से क्या नहीं होगा कि वाटर वेपर सिर्फ ओशनिक सरफेस से ही ऐड होता है, नहीं, ये लेक से भी होता है, रिवर से होता है, लैंड सरफेस से होता है, तो सिर्फ ओशनिक सरफेस से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 59th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑन द अर्थ। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन अर्थ पे। तो पहला है कि मोशन इज ट्रांसपोर्टेड ऑन अर्थ फ्रॉम रीजन टू अनदर थ्रू कन्वेक्शन। साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर लैंड टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट देन द साइकिल ओवर द ओशंस। बोथ इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन कंट्रीब्यूट मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि मॉइस्चर जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है अर्थ में एक रीजन से दूसरे रीजन पे थ्रू द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। बिल्कुल। साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन लैंड के ऊपर ज़्यादा टाइम लेता है, जबकि ओशन के ऊपर जो साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है वो कम टाइम लेता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन जो होता है कंट्रीब्यूट करता है एटमॉस्फेयर को मॉइस्चर में, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखिए अगर, तो अर्थ पर कन्वेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें, साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन में। साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और लार्जली आकर होता है एटमॉस्फेयर, ओशन और मेंटल ऑफ प्लैनेट। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग कन्वेक्शन मे बी इनविजिबली slow, it may become clear and faster as in storm। कन्वेक्शन की वजह से होता है क्या, मोशन ऑन द अर्थ ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ओशन वाटर वार्म्स और कूल्स क्विकली एंड लैंड कूल्स एंड वार्म्स लेट। ठीक है, क्या होता है जो ओशन होते हैं वो वार्म भी जल्दी होते हैं, वार्म भी स्लोली होते हैं और कूल भी स्लो, जबकि लैंड जो होता है कूल और वार्म भी होता है, क्या होता है, फास्ट होता है। देखिए होल अगर ओशन की बात है, लेकिन ओशन वाटर जो होता है वो वार्म हो जाता है आसानी से, जो लैंड होता है वो वाटर जो होता है वो धीरे धीरे टाइम लगता है उसको वार्म और कूल होने में, क्योंकि डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ता है ओशन वाटर पे वो डायरेक्ट पड़ता है, लेकिन होल अगर ओशन की बात करें तो उसको टाइम लगता है किसको, वार्म होने में। दोनों में अंतर समझेंगे। और साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन जो होता है लैंड जो होता है वो कंप्लीट होने में टाइम लेता है। सी एरियाज लैंड रिवर लेक्स कंट्रीब्यूट मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर थ्रू इवापोरेशन, और प्लांट्स जो होते हैं मॉइस्चर को कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 60 नंबर क्वेश्चन कहता है वाटर वेपर कंट्रीब्यूट टू ओनली अ माइन्यूट प्रोपोर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एटमॉस्फेरिक
and weather phenomena on earth. Which of the following statement indicates significance of water vapor? तो वाटर वेपर के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो उसके सिग्निफिकेंस को बताता है. इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द अर्थ. इट डिसाइड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द रीजन. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स इन द रीजन. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाटर वेपर. पहले ये रेगुलेशन करता है कि हीट जो लॉस होता है फ्रॉम द अर्थ पे, फिर वो कंडेंस होता है, फिर कंडेंस होकर वो आता है. इट डिसाइड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल को भी डिसाइड करता है. ठीक है, मोर वाटर वेपर मीन्स मोर रेनफॉल. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स. स्टॉर्म्स को कन्वेक्शन, हाई कन्वेक्शन करेंट होगा, मॉइस्चर रहेगा तो हाई कन्वेक्शन करेंट होगा, और हाई कन्वेक्शन करेंट होगा तो क्या होगा, स्टॉर्म का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. तो वाटर वेपर, बिकॉज वाटर वेपर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अकरेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक एंड वेदर फिनोमिना ऑन अर्थ. वाटर वेपर कंट्रोल करता है रेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बाय प्रिवेंटिंग सरफेस एनर्जी फ्रॉम द एंटरिंग द एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल गिवन एरिया का. जहाँ पे मोर वाटर होगा, मोर कंडेंसेशन होगा, मोर रेनफॉल होगा. वाटर वेपर कंडेंस होकर बैक हो जाता है लिक्विड वाटर ग्रुप में और रिलीज करते हैं एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन ओरिजिनेट स्टॉर्म्स. ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं. 61 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू सो मच.